नेक्स्ट जो हमारे 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो सबसे पहले स्ट्राइक्स की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू। स्ट्राइक एक सेक्सेशन होता है ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स जो एम्प्लॉयड है एक इंडस्ट्री में, जो एक्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन कॉन्सेंट्रेटेड रिफ्यूज़ल या फिर रिफ्यूज़ल एक कॉमन अंडरटेकिंग के अंडर, जहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं वो एम्प्लॉयड है कि वो काम कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। ये थ्रू एम्प्लॉयज़ होता है। सिंपल वर्ड्स में जो फॉर्म है हमारा, वर्कर्स जब काम से चले जाते हैं तो वो स्ट्राइक कहलाती है। ये बेसिक मीनिंग है, सबको पता होगा। तो जो कलेक्टिव हमारा विड्रॉल होता है वर्कर सर्विसेज का एक इफेक्टिव मेथड में ये ऑब्टेन होता है। इसको आप पढ़ सकते हो। तो डेफिनेशन क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारे स्ट्राइक की डेफिनेशन। देयर शुड बी अ सेसेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूज़ल टू वर्क। इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बॉडी ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन एक्टिंग होनी चाहिए एक कंसर्न रिफ्यूज़ल में, और जो हमारा वर्कमैन है वो एम्प्लॉयड होना चाहिए इंडस्ट्री में। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक सिंपैथेटिक, जहाँ पे हमारा वर्कमैन डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता डिस्प्यूट्स में, विच गो ऑन स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेट देयर सिंपैथी। हंगर स्ट्राइक जहाँ पे वो खाना पीना नहीं ले रहे हैं। गो स्लो एक दूसरा मेथड है इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट का, जिसके अंदर वर्कमैन काम करना स्टॉप नहीं करते बट अपना प्रोसेस स्लो कर देते हैं। फोर्थ है घेराव, ये होता है इंसर्कलमेंट। इस फॉर्म में वर्कमैन घेराव कर देते हैं एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर की तरफ, कि उन्हें बांध के रखते हैं किसी फॉर्म में, कि जैसे उनके कैबिन के आगे बैठ गए कि हमारी मांगे पूरी करो। इलीगल स्ट्राइक ये कमेंट्स या फिर डिक्लेयर्ड हो सकती है इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 22 एंड 23। ये कंटिन्यूड होती है इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट है हमारी लॉकआउट की डेफिनेशन। लॉकआउट हमारा टेम्परेरी क्लोजिंग होता है एक प्लेस का जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है, या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क या फिर रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय द नंबर ऑफ पर्सन्स जो उसने एम्प्लॉय किया। तो लॉकआउट सिंपल वर्ड में क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको काम डाउन करना। तो ये कब एंटर होता है, जब हमने डिसनोट करना है स्टॉपेज ऑफ वर्क, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स लॉक कर देते हैं डोर्स को एज एन इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट कि वो काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड नहीं होता जब तक वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फॉलो नहीं कर रहा, विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक 6 weeks में बिफोर स्ट्राइकिंग, विद इन 14 days फॉर गिविंग सच नोटिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक, या फिर ड्यूरिंग पेंडिंग ऑफ एनी कंसाइलेशन। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का, जिसके बीच वर्कर्स सपोज होते हैं कि वो एंटर करे विद एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोहिबिशंस ऑफ लॉकआउट ऑन एम्प्लॉयर, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कब कब कैरी होते हैं, जहाँ पे विदाउट गिविंग देम नोटिस ऑफ लॉकआउट, जिसके अंदर 6 week बिफोर लॉकआउट होना ज़रूरी है, वही जो हमने अभी ऊपर किए 14 days ऑफ सच नोटिस, एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ लॉकआउट, या फिर डिपेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलेशन प्रोसीडिंग। ये सब एक जनरल रीडिंग दे सकते हो। 15 मार्क्स में लिए आपको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा, पर अगर 5 मार्क्स के लिए आएगा तो उसके अंदर आप सिर्फ मेन हेडिंग्स और मेन मीनिंग लिख सकते हो। तो अंडर सेक्शन 23 कुछ जनरल प्रोहिबिशंस है स्ट्राइक और लॉकआउट के। तो सबसे पहला, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसाइलेशन प्रोसीडिंग बिफोर ए बोर्ड, तो उसके अंदर 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग पेंडेंसी होनी चाहिए ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल, और 2 months आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूटेशन प्रोसीडिंग, जब हमारा एट्रीब्यूटर है उसके आने से पहले या फिर 2 months बिफोर सच प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग एनी पीरियड जिसके अंदर सेटलमेंट या फिर हमारा अवार्ड ऑपरेशन में है। इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स सेक्शन 24 के अंडर, ये कब इलीगल होते हैं, जब जो हमने कमेंट्स किया या फिर डिक्लेयर किया है इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 22 और 23। सेकेंड, हमारा कंटिन्यू किया हमने कॉन्ट्रवेशन एक ऑर्डर का मेड अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 10 या फिर सबसेक्शन 4A और सेक्शन 10A। इम्पॉर्टेंट इश्यूज, सबसे पहला ऑलरेडी कमेंट स्ट्राइक लॉकआउट, तो वो इलीगल नहीं होता।
कोई भी लॉकआउट जो ऑलरेडी कमेंस्ड है तो वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। एक स्ट्राइक या फिर लॉकआउट डिक्लेयर्ड एज कॉन्सिक्वेंस नॉट इलीगल, तो एक लॉकआउट जो डिक्लेयर किया गया हमने कॉन्सिक्वेंस वो इलीगल स्ट्राइक या फिर स्ट्राइक डिक्लेयर इन कॉन्सिक्वेंस, तो इसको हम इलीगल लॉकआउट, उसको हम इलीगल डीम नहीं कर सकते। थर्ड होता है प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तो सेक्शन 25 इम्पोज करता है प्रोहिबिशन हमारे फाइनेंशियल एड जो भी करता है इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। फोर्थ होता है हमारा पेनल्टी फॉर फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। ये सिर्फ हेडिंग्स याद होनी ज़रूरी है और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो आप एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जब खुद रीड करोगे आपको तभी समझ आएगी, ये वीडियोस देख के मेरी या किसी की भी तब आपको इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, लॉ है, लॉ आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ सकते हैं आप, पर एंड ऑफ ऑल आपको समझ के याद ही करना है। फिफ्थ है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, तो इसके अंदर आपको फाइन भी हो सकता है 50 रुपीज़ तक, जहाँ पे एम्प्लॉयर 1000 रुपीज़ तक भी फाइन किया जा सकता है। पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन, तो सेक्शन 27 प्रोहिबिट करता है एक पर्सन को फ्रॉम इंस्टिगेटिंग। इसके आगे देख सकते हैं हम, जो हमने स्ट्राइक से लॉकआउट किया वो एक डिफरेंट क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स के लिए, और जब अब हम ले ऑफ या फिर रिट्रेचमेंट करेंगे तो वो 15 मार्क्स का अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से 30 मार्क्स का पेपर यूनिट सी में आएगा, और यूनिट ए में आप 5 या फिर 10 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। तो डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ हमारा फेलियर, रिफ्यूज़ल या फिर इनएबिलिटी एक एम्प्लॉयर की ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज, जो भी हमारे कोल पावर रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी हमने स्टॉक्स रखे थे इकट्ठा करके, हमारी जो मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो गया, कोई नेचुरल क्लैमिटी अक्कर कर गई, या फिर कोई भी अदर रीज़न जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारे वर्कमैन को उसका नाम बीच में ला रहा है या फिर उसको रिट्रेंच ही नहीं कर पा रहा है। मेन ले ऑफ यही होगा कि आपके पास जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं वो ही नहीं है काम करने के। तो सिंपल वर्ड्स, एम्प्लॉयर का फेलियर है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि जब हमारे पास सामान ही नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयर को क्या काम करने को देंगे, मशीन्स चाहिएंगी। एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर रहा है कि कंडीशन ऐसी नहीं है, बाढ़ आई हुई है तो उसके अंदर बंदा काम कैसे करेगा। एम्प्लॉयर इज़ अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयर अनेबल है, एक होता है एम्प्लॉयर फेल हो रहा है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, हमने देखा शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन, और नेक्स्ट है हमारा एवरी वर्कमैन हुज नेम इज़ बॉर्न और मस्टर रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वो प्रेजेंट करता है खुद को कि वो अपॉइंट हुआ है ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर, और वर्कमैन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा इवन आफ्टर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर सेकेंड शिफ्ट, तो उसको हम डीम नहीं कर सकते कि वो ले ऑफ हो रहा है ऑन दैट हाफ डे। तो क्वेश्चन है, डज द वर्कर हु हैव लेड ऑफ बाय एम्प्लॉयर गेट्स कंपनसेशन? यस। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज एवर लेड ऑफ वर्कर हैज़ अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन? नो। तो अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी आते हैं तो आप इनके अंदर ले ऑफ का सब लिख सकते हैं, और नेक्स्ट भी हमारा ले ऑफ के रिगार्डिंग ही है। सेक्शन 25 सेक्शन सी क्या क्या स्टेट करता है, नो ले ऑफ कॉम्पनसेशन आफ्टर 45 डेज। ये फर्दर ले करता है कि अगर वर्कमैन ने ले ऑफ कर दी कॉम्पनसेशन 45 दिन से ज़्यादा, तो जो हमारी कॉम्पनसेशन है वो पेबल नहीं होगी, प्रोवाइडेड के एग्रीमेंट है जो इफेक्ट में है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। तो वर्कमैन रिट्रेंच नहीं किया जा सकता। इन केस एम्प्लॉयर अनेबल है तो कि वो रिस्टोर करे अपनी सिचुएशन, तो उस केस में हम उसको कंपेल कर सकते हैं कि वो ले ऑफ ले ले वर्कमैन से, तो उसके अंदर वो रिट्रेंच हो सकता है। नेक्स्ट है हु इज़ बदली वर्कमैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आता है। अब बदली वर्कमैन वो होता है जो एम्प्लॉय किया जाता है इस्टेब्लिश में इन प्लेस ऑफ अदर वर्कमैन, जिसका नाम बॉर्न किया जाता है ऑन मस्टर रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो जो ले ऑफ कॉम्पनसेशन है वो पेबल नहीं होती एक बदली वर्कमैन को या फिर एक कैजुअल वर्कमैन। बदली वर्कमैन वो जो एक कंपनी में रोज़ काम नहीं कर रहा है पर एक दिन कहीं और सेकेंड डे कहीं, ये यूजुअली जो
लेबर क्लास होती है उनके लिए होता है। हाउएवर सच अ बदली वर्कमैन सीजेस टू बी अ बदली वर्कमैन अगर वो कंप्लीट नहीं करता है 1 साल कॉन्टिन्यूली किसी कंपनी में या फिर किसी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वही है, वो 1 वीक या 1 मंथ किसी कंपनी में या कहीं पर काम कर रहा है, अगर वो 1 साल लगातार कहीं पर काम नहीं कर रहा तो उसको हम बदली वर्कमैन कंसिडर करेंगे। तो दैट द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन ओपिनियन ऑफ एम्प्लॉयर, तो वो रिक्वायर नहीं करता कोई भी स्पेशल स्किल, उसके पास कोई स्पेशल स्किल ही नहीं होता। वर्क कैन बी डन बाय वर्कमैन, कोई भी कर सकता है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र की जा सकती है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट 5 माइल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इन दैट केस वेजेस जो हैं वो नॉर्मली पे होंगे वर्कमैन को जो भी उसने ऑफ़र किया है फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर वर्कमैन रिफ्यूज़ कर दे टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तो उस केस में उसको एंटाइटल नहीं होता हमारी ले ऑफ कॉम्पनसेशन। तो डेफिनेशन ऑफ रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिट्रेचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर और सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर अदरवाइज दैन अ पनिशेबल इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन जब वो रीच कर ले अपनी एज ऑफ सुपर एनुएशन, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन और ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड टिल डेथ। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सबसे पहला कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर रिट्रेचमेंट, तो उसके अंदर वर्कमैन को 1 मंथ का नोटिस देना ज़रूरी है। पीरियड ऑफ नोटिस एक्सपायर कर जाए तो जो हमारी वर्कमैन पेड कॉम्पनसेशन है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए 15 डेज एवरेज फॉर एवरी ईयर जो भी उसने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है नोटिस देना ज़रूरी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सेकेंड है कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग सेक्शन 25 सबसेक्शन एफ। तो ये ले करते जब भी हमारी ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट ट्रांसफ़र होती है एक न्यू एम्प्लॉयर को, तो उस केस में वेदर बाय सेक्स या फिर एक एग्रीमेंट ऑपरेशन बाय लॉ, हर वर्कमैन जिसने भी वो पुट किया है सर्विस में कंटिन्यू सर्विस एट टाइम ऑफ सच ट्रांसफ़र, तो ही शुड बी एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड रिट्रेंच कॉम्पनसेशन। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? सर्विस ऑफ वर्कमैन हैज़ नॉट बीन इंटरप्टेड बाय सच ट्रांसफ़र, जो भी हमारी टर्म्स और कंडीशन ऑफ वर्कमैन की अंडर न्यू एम्प्लॉयर वो लेस फेवरेबल है। न्यू एम्प्लॉयर जो भी हमारा आ रहा है उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन और ट्रांसफर्स की लीगल नहीं है। थर्ड है हमारा कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग सेक्शन 25। तो इस केस में क्लोजर का मीनिंग दिया है, क्लोजर परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर क्या कंडीशंस रहेंगी? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इंक्लूडिंग अनडिस्पोज्ड स्टॉक, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज जो भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनके रिलेटेड, एक्यूमुलेशन हो सकता है अनडिस्पोज स्टॉक का, एक्सपायरी हो सकती है पीरियड ऑफ सीज जो भी हमारे लाइसेंस है। फोर्थ प्रोसीजर दिए रिट्रेचमेंट का, तो इसके अंदर सबसे पहले कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच जिसके अंदर एब्सेंस हो किसी एग्रीमेंट का। तो एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड होता है कि वो रिट्रेंच करे वर्कमैन को जिसके पास लास्ट पर्सन है जो एम्प्लॉयड है और वो जूनियर होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर के पास अलाउड है वो कि वो एक डिपार्चर फ्रॉम हिज रूल प्रोवाइड करे फ्रॉम हिज रूल्स। तो स्पेशल प्रोविजंस जो हमारे ले ऑफ रिट्रेचमेंट के रिलेटेड है, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 5B, तो इसके अंदर अप्लाई करता है हमारे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट नॉट बीइंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजनल करेक्टर। सेकेंड है प्रोहिबिशन, तो इसके अंदर प्रायर परमिशन होनी चाहिए ले ऑफ के लिए और पेनल्टी फॉर क्लोजर। नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ और लॉकआउट। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। ले ऑफ का मीनिंग हम देख चुके हैं, फेलियर, रिफ्यूज़ल या फिर इनएबिलिटी एक एम्प्लॉयर की ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर या फिर रॉ मटेरियल। और लॉकआउट एक टेम्परेरी क्लोजिंग होती है एक प्लेस की जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रहा होता है या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क या फिर रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय। तो रीज़न ले ऑफ का ये अक्कर करता है ओइंग टू रीज़न स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2। और लेआउट
इसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो क्लोज कर देता है बिजनेस और लॉकआउट करता है फॉर रीजंस which have relevance to cause specified under subsection 2. The liability of employer, layoff के केस में employer may be liable to pay compensation, लेकिन लॉकआउट में ऐसा कुछ नहीं होता. टाइप ऑफ बिजनेस ले ऑफ अक्कर करता है कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस में, लॉकआउट टेम्परेरी क्लोजर ऑफ बिजनेस होता है. वर्कर्स ले ऑफ में अप्लाई तभी होते हैं ओनली टू वर्कर्स जिसके नाम पर वो बॉर्न है या फिर मास्टर रोल्स ऑन इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन लॉकआउट में ऐसा कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. प्रोहिबिशंस रिलेटेड टू ले ऑफ स्पेसिफाइड होते हैं अंडर सबसेक्शन 25 ओनली फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑन विच चैप्टर 5 बी एप्लीकेबल है. और लॉकआउट में प्रोहिबिशन ऑन लॉकआउट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द एक्ट. पेनल्टीज लॉकआउट ले ऑफ में एक एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविजंस को तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की या फिर फाइन हो सकता है 1000 या फिर दोनों. लेकिन लॉकआउट के केस में वो पनिशेबल हो सकता है फॉर 1 मंथ और फाइन. तो इसमें ये वैसे सेम ही है. इलीगल लॉकआउट तो कोई प्रोविजन नहीं होता ले ऑफ में, और लॉकआउट में लॉक इलीगल कहला सकते हैं एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 2(4) ऑफ द एक्ट. ले ऑफ नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है ले ऑफ और रेंचमेंट में. मीनिंग हमने देखा सबसेक्शन 2 में दोनों सेम ही रहेगा. रीजंस ओइंग टू रीजन स्पेसिफाइड अंडर इट्स एक्ट. रिट्रेचमेंट हमारी टर्मिनेशन हो जाती है और सर्विसेज या फिर वर्कर्स बाय एम्प्लॉयर बाय एनी रीज़न अदरवाइज दैन एज पनिशमेंट. वर्कर्स ले ऑफ के केस में अप्लाई करते हैं ओनली टू वर्कर्स जिसके काम नाम पर वो बॉर्न है या फिर मास्टर रोल्स. रिट्रेचमेंट में कोई भी वर्कर रिट्रेंच किया जा सकता है बाय एम्प्लॉयर. थर्ड हमारा डिफरेंस बिटवीन है लॉकआउट और क्लोजर. तो सबसे पहला मीनिंग एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ एक्ट और क्लोजर एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ एक्ट. स्कोप लॉकआउट का इज क्लोजिंग ऑफ प्लेस बिजनेस जो खुद बिजनेस नहीं होता. क्लोजर एम्प्लॉय सस्पेंड करता है एंटायर बिजनेस को. कॉन्सिक्वेंस डिसीजन ऑफ लॉकआउट रिवोकेबल है, क्लोजर इरिवोकेबल है. तो वो लीड करता है सेसेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय लॉकआउट में टेम्परेली सस्पेंड हो जाता है, क्लोजर में परमानेंटली सस्पेंड क्योंकि बंद हो गया. ऑब्जेक्ट लॉकआउट का एक मीन्स होता है टू क्लोर वर्कमैन टू एक्सेप्ट टर्म्स और कंडीशंस, लेकिन क्लोजर में ये परमानेंट डिसीजन होता है कि हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं. रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. तो इस केस में हम रिस्टोर कर सकते हैं रिलेशनशिप को दोबारा, लेकिन क्लोजर में वो परमानेंटली ब्रेक हो जाता है. नेक्स्ट हमारा 5 और 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एज द नेम सजेस्ट. Section 2 subsection RA. Since the practices which can be regarded as unfair are too many and it is difficult to provide any clear definition, तो इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेसिफाइड या फिर अनलिस्टेड सेक्शन 5 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे. मैंने कुछ डेफिनेशंस खुद लिखी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. इनकरेज करना या फिर डिस्करेज करना मेंबरशिप को, शो करना फेवरेटिज्म, डिस्चार्ज करना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना, एम्प्लॉयर वर्कर्स को एज बदली वर्कर कंसिडर करना, हमने बदली वर्कर जो रेगुलर वर्कर नहीं होते, डिस्चार्ज करना या फिर डिसमिसल. तो जो हमारा 5th शेड्यूल है वो क्या बोलता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर. तो वो इंटरफेयर करता है, रिस्टेन करता है या फिर वर्कमैन को एक्सरसाइज करता है फॉर द राइट टू ऑर्गेनाइज फॉर्म या फिर जॉइन, असिस्ट करना एक ट्रेड यूनियन. तो उसके अंदर थ्रेटन कर सकते हैं वर्कमैन को विद डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल. थ्रेटन करना एक लॉकआउट या फिर क्लोजर अगर हमारा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड है. ग्रांट करना वेज इंक्रीज टू वर्कमैन एट क्रूशियल पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन. डोमिनेट करना, इंटरफेयर करना या फिर कंट्रीब्यूट करना सपोर्ट फाइनेंशियली. तो एक एम्प्लॉयर टेक करता है एक्टिव इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइज करने में हमारे ट्रेड यूनियन को. एम्प्लॉयर शो करता है पार्शली या फिर ग्रांटिंग फेवर टू 1 to several ट्रेड यूनियन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करने में वर्कमैन या फिर उसके मेंबर्स. थर्ड होता है इस्टेब्लिश करना एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ट्रेडशिप
ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमेंस, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ बट आप खुद से ऐड कर सकते हैं। फोर्थ होता है इनकरेज करना या फिर डिस्करेज करना मेंबरशिप को, तो उसके अंदर डिस्चार्ज या फिर पनिश करना एक वर्कमैन को क्योंकि उसने अर्ज की दूसरे वर्कमैन्स को ज्वाइन करना ट्रेड यूनियन में। डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल एक वर्कमैन की जो पार्ट ले रहा है किसी भी स्ट्राइक में। चेंज करना सीनियरिटी रेटिंग ऑफ वर्कमैन बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। रिफ्यूज़ करना या फिर प्रमोट करना वर्कमैन को हायर पोस्ट पे। नेक्स्ट होता है गिव अनमेरिटेड प्रमोशंस। डिस्चार्ज करना ऑफिस बियर्स या फिर एक्टिव मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। फिफ्थ है डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, तो ये किस किस से पॉसिबल है? बाय वे ऑफ विक्टिमाइजेशन, नॉट इन गुड फेथ, फॉर पेशेंटली फॉल्स रीजन, बाय फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग अ वर्कमैन क्रिमिनल केस में, किसी अनट्रू एलिगेशन लगाना, मिसकंडक्ट करवाना, कोई डिसरिगार्ड करना। सिक्स्थ है अबॉलिश करना वर्क एक रेगुलर नेचर पे। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमने वर्कमैन ने किया है उसको कॉन्ट्रैक्टर एज अ मेजर रख लेता है ऑफ ब्रेकिंग अ स्ट्राइक, कि उसने कुछ भी किया तो उसने रिकॉर्ड में रखा कि ये स्ट्राइक के बिहाफ पर है। ट्रांसफ़र करना एक वर्कमैन को, इंसिस्ट करना इंडिविजुअल को, फेवरेटिज्म शो करना, एम्प्लॉय वर्कमैन को एज बदली कंसिडर करना, शो करना, डिस्चार्ज करना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना, फेलियर टू इम्प्लीमेंट अवार्ड सेटलमेंट या फिर अग्रीमेंट, इलीगल स्ट्राइक को कंसिडर करना एज स्ट्राइक, इंडल्ज करना इन एक्टिविटीज़ या फिर एक्ट्स ऑफ फोर्स और वायलेंस, रिफ्यूज़ करना टू बार्गेन कलेक्टिवली गुड फेथ में या फिर अनरिकग्नाइज ट्रेड यूनियंस में, प्रपोज करना या फिर कंटिन्यू करना एक लॉकआउट को जो भी डीम हो सकता है हमारा इलीगल अंडर दिस एक्ट। सेकेंड है ऑन पार्ट ऑफ वर्कमैन एंड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, तो इसके अंदर सबसे पहले एडवाइस करना या फिर एक्टिवली सपोर्ट करना या फिर इंस्टिगेट करना हमारी स्ट्राइक को जो हमने डीम किया है वो इलीगल हो। सेकेंड है टू कोर्स वर्कमैन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टू या फिर ज्वाइन कनेक्ट ट्रेड यूनियन को। थर्ड है एक रिकग्नाइज यूनियन को रिफ्यूज़ करना या फिर बार्गेन करना कलेक्टिवली गुड फेथ में। फोर्थ होता है इंडल्ज करना इन कोई से एक्टिविटीज़। फिफ्थ है स्टेज करना, इनकरेज करना या फिर इंस्टिगेट, वही है सेम घेराव लेना। स्टेज डेमोन्स्ट्रेशंस रेसिडेंस पर एम्प्लॉय की उसके रेसिडेंस पर पहुंच जाना। सेवन इंस्टिगेट या फिर इंडल्ज करना इन विलफुल डैमेज टू एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी या फिर कनेक्टेड विद इंडस्ट्री। एथ है इंडल्ज करना इन एक्ट्स ऑफ फोर्स, तो प्रोहिबिशंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन जो भी ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है और शैल जो भी कमिट कर रहा है, तो पेनल्टी इसके अंदर क्या हो सकती है, पनिशेबल हो सकता है इम्प्रिजनमेंट जो 6 मंथ तक हो सकता है, फाइन हो सकता है 1000 का या फिर बोथ। पेनल्टी सबसेक्शन 26 पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, तो इस केस में कोई भी वर्कमैन जो कमेंस कर रहा है कंटिन्यू कर रहा है वो इलीगल कहलाया जाएगा और उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है 50 रुपीज़ या फिर दोनों। एक एम्प्लॉयर जो कमेंस कर रहा है तो वो लॉकआउट में इलीगल भी हो सकता है जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट। सेकंड हमारे सेक्शन 27 पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन, जो पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है टू टेक पार्ट, तो उस केस में। थर्ड फॉर फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये हम इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में भी कर चुके हैं। फोर्थ पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट या फिर रिवॉर्ड, ये सारी पेनल्टीज़ आप याद कर सकते हैं और सबसेक्शन और सेक्शन दोनों ज़रूरी हैं। सेक्शन 30 पेनल्टी फॉर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेनल्टी फॉर क्लोजर विदाउट नोटिस, पेनल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस। तो एक बार हम सम अप करते हैं, हमने इस चैप्टर में देखा क्या क्या। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस देखी थी अवार्ड की, जैसे एम्प्लॉयर की, इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, और फिर ये 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डिफरेंस किए थे हमने। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 15 के लिए भी। इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट और कॉजेस, कंबाइंड क्वेश्चन भी हो सकता है। मोड्स थे हमारे अथॉरिटीज़, हमने 5 अथॉरिटीज़ की थी, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा अथॉरिटीज़ में क्या क्या है। जब आप नोट्स भी बनाओ, चार्ट्स बनाओ, जिससे आपकी
सारा रिवीजन एक ही बार में हो जाए। तो हमने अथॉरिटीज़ देखी थी, अथॉरिटीज़ में ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर कोड, ट्रिब्यूनल, तो ये हमने 5 करी थी। इनके अंदर आगे सब हेडिंग्स है, ग्रीवियंस, रिड्रेसल मशीनरी किया हमने। फिर जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था वो था स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। इसके अंदर हमने टाइप्स किए थे, डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट और उसके सबसेक्शन। हमने इलीगल लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स देखा, पेनल्टीज़ देखी। पेनल्टीज़ के बाद हमने ले ऑफ और रिट्रेचमेंट, ये इकट्ठा आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ले ऑफ भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, रिट्रेचमेंट भी। तो रीजंस फॉर ले ऑफ, ये दो आप ऐसे क्लाउड से बना के भी लिख के आ सकते हो पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। बदली वर्कमैन भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। रिट्रेचमेंट की डेफिनेशन, प्रोविजंस रिलेटेड टू रिट्रेचमेंट। नेक्स्ट थे हमारे स्पेशल प्रोविजंस जो दोनों के रिलेटेड हैं। ये डिफरेंस थे, ये डिफरेंस आप इसमें नहीं लिख सकते, ये अलग से 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस 15 मार्क्स के लिए खुद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 5 शेड्यूल्स हमने सारे किए और हमारी पेनल्टीज़ रिलेटेड टू इट। विद दिस हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ख़त्म हुआ। इस चैप्टर से आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा। आई होप आपको सब समझ आया। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉम